सबसे पहले बात हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ जारी ऑपरेशन की, जिसमें हर दिन अब तो नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से। इस जासूसी कांड की सबसे बड़ी किरदार होने का आरोप यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर है और इस बीच कल 2 नए आरोपी और पकड़ लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एटीएस ने तुफैल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीलमपुर से हारून नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई मलेरकोटला से गजाला ने भी कैमरे के सामने जासूसी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया, बताया किस तरीके से पाकिस्तानी उच्चायोग के तार जासूसी नेटवर्क से जुड़े हैं। इस सब के बीच आज सबकी नजरें ज्योति मल्होत्रा के केस पर टिकी है, क्योंकि आज वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है जिससे जासूसी के इस पूरे नेटवर्क का कोड डी कोड हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण राज आज उनका पर्दाफाश हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले बात जरा ज्योति की करते हैं, जिसकी पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ चुकी है। इस बीच आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। आज ज्योति के फोन लैपटॉप से बहुत सारे राज सामने आ सकते हैं, क्योंकि आज उसके फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक रिपोर्ट हिसार पुलिस के हाथ में होगी और वो रिपोर्ट मिलने के बाद हिसार पुलिस रिपोर्ट से हुए खुलासों को लेकर ज्योति से सीधा सवाल जवाब करेगी। ज्योति के फोन से लैपटॉप से डिलीट हो चुकी सारी चैट रिट्रीव की जा रही है, इसीलिए फोरेंसिक रिपोर्ट से कई बड़े सबूत मिलने की उम्मीद। दिन की रिमांड के बाद आज हिसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने ज्योति की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी। दरअसल हिसार पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस ने ज्योति की रिमांड मांगते हुए आज कोर्ट में कहा, ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। पहलगाम अटैक के बाद ज्योति ने चैट डिलीट किए थे। ज्योति के फोन में मौजूद चैट रिट्रीव होना बाकी है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन और रिमांड पर भेजा जा सकता है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति के सीने में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें वो बताने से बच रही है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी ज्योति के फोन और लैपटॉप है, जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। दरअसल पुलिस से जानना चाहती है कि आखिरकार वो कौन सी चैट थी जो ज्योति ने डिलीट कर दी। है पाकिस्तान का गेट। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। ये खुलासा ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से भी हुआ। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई गई थी। जांच एजेंसीज को पता चला है कि ज्योति 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई गई थी। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के फोटो और वीडियो बनाए थे। ये आ चुका है अपना फाइनल डेस्टिनेशन दादर। मुंबई लोकल लेके जाएंगे यहाँ से। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो जो व्यक्ति है जहाँ पे गई थी वो अभी उनको अरेस्ट किया गया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल एजेंसीज के संपर्क में हमारी महाराष्ट्र सरकार है। इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा या फिर उस पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज कोर्ट में पेशी के बाद एबीपी न्यूज ने ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। 5 दिन की पहले ले ली थी रिमांड, तो फिर ये 4 दिन की और जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं निकला तो ये 4 दिन में क्या निकलेगा? तो सरकारी वकील चाहिए जी। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है पैसों की, मेरे पास खर्चे की। मेरे को सरकारी वकील चाहिए, तो सरकारी वकील दो आप। ज्योति के 4 दिन की रिमांड पुलिस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं 4 दिनों में पुलिस को ज्योति के सीने में दबे हर राज से पर्दा उठाना है। ज्योति के YouTube चैनल पर देश के अलग अलग हिस्सों के कई वीडियोस। आरोप है कि इसके जरिए ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक जानकारियां पहुंचाने का काम करती है। ज्योति के वीडियोस में ट्रेन के बनाए वीडियोस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। ज्योति ने वंदे भारत के रूट का वीडियो शूट कर अपलोड कर दिया था। ज्योति ने मुंबई से शिरडी वाला जो वंदे भारत का रूट है उसका वीडियो बनाया, जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं ज्योति ने तेजस राजधानी एक्सप्रेस का भी वीडियो शूट किया। ज्योति ने गरीब रथ एक्सप्रेस का भी वीडियो शूट किया। तो अब सवाल यही है, आखिर ज्योति
ट्रेन के वीडियोस क्यों बना रही थी, पूरे रूट शूट क्यों कर रही थी, ये सवाल बड़े हैं। ज्योति देश के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ उन तमाम जगहों पर जाती थी जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील। जानकारी के अनुसार ज्योति ने मुंबई जाकर वहां पर भी रेकी की। तारीख 22 मई 2023 ज्योति ने जुहू के पास पहुंचकर वीडियोस बनाए। 20 जुलाई 2023 को मुंबई में अलग अलग जगह पर जाकर ज्योति ने शूटिंग की। 3 अक्टूबर 2023 को ज्योति ने मेट्रो लोकल ट्रेन के वीडियो बनाए। फिर जुलाई 2024 में ज्योति बस से मुंबई पहुंची और वहां पर वीडियोस बनाए। सितंबर 2024 में ज्योति पंजाब मेल से मुंबई पहुंची, फिर जाकर उसने वीडियोस बनाए। तो ये बार बार वीडियोस बनाने का खेल आखिर क्या था? और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद हैं। सुशील से ही जरा समझते हैं। सुशील, ज्योति मल्होत्रा और इस केस की कड़ियां जोड़ने के लिए किस तरीके से जासूसी में लिप्त ज्योति थी, आज का दिन बेहद अहम, सारा दारोमदार फोरेंसिक रिपोर्ट पर आकर अब टिकने वाला है। सुशील जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से ज्योति ने तमाम वीडियो तमाम राज्यों में जाकर बनाए हैं, वो फिलहाल अब हिसार पुलिस की रडार पे है। जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 50 वीडियो ऐसे हैं जिनकी जांच हिसार पुलिस कर रही है कि वो किन किन राज्यों में गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो में ज्योति ने जब ट्रेवल को लेकर बनाया है तो उसमें उसने बाकायदा मूवमेंट को बताया है कि कहाँ पर आर्मी खड़ी होती है, कहाँ पर सुरक्षा बल खड़े होते हैं, स्टेशन पर अगर खड़ी हो रही है ट्रेन तो वहाँ पर कितने यात्री चलते हैं, कितनी दूरी है। तो इन तमाम पहलुओं पर अब हिसार पुलिस जाँच को लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं जब कल कोर्ट में उसको पेश किया गया था तो हिसार पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने ये कहा था कि हमें कुछ ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिनको लेकर ज्योति से कन्फ्रंट करवाना बेहद आवश्यक है, जिसमें से फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी वो रिपोर्ट आना बाकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा कि कितने ऐसे चैट थे जिनको ज्योति मल्होत्रा के द्वारा डिलीट किए गए, कितने ऐसे वीडियो थे जिनको हटाया गया। इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल बातचीत करना चाहती है हिसार पुलिस ज्योति से, क्योंकि ज्योति ने अभी तक कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सीधा जवाब नहीं दिया। उसका सीधे तौर पर यह कहना था कि वो अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बनाती थी, लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि जो ब्लॉग के लिए वीडियो बनाए जा रहे थे वो सेंसिटिव जोन में ही क्यों बनाए गए, यह हिसार पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। और इसी को क्रैक करने के लिए पुलिस ने 4 दिन की एक्स्ट्रा रिमांड मांगी है। हालांकि कोर्ट में पुलिस ने यह भी कहा है कि उनके पास कुछ ऐसे अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनको लेकर ज्योति से आमना सामना करवाना है, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो जवाब देने से मुकर जाती हैं। आपको ये भी बताऊं कि न केवल हिसार पुलिस बल्कि सेंट्रल एजेंसी की कई ऐसी एजेंसियां हैं जो अलग अलग से ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हैं। चूंकि ज्योति मल्होत्रा इतनी शातिर है कि वो अपने सवालों के जवाब को कहीं ना कहीं घुमा कर दे रही है, और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो सच सामने आएगा और ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही हिसार पुलिस को और तमाम जानकारियां मिलेंगी। सबसे अहम बात है कि जो दानिश के साथ उसके संपर्क थे जी, उस संपर्क में और कितने लोगों से उसने मुलाकात की है, क्योंकि 70 से ज्यादा ऐसे नंबर उसके मोबाइल में मिले हैं जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन कुछ नंबरों के नाम बदले हुए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बस एक कड़ी मिलने का इंतजार है और उसके बाद ये पूरी की पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी किस तरीके से जासूसी के इस खेल में शामिल थी ज्योति मल्होत्रा। जासूसी के इस जाल में ज्योति अकेली नहीं है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से पहले ही आप जानते हैं 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। जासूसी के आरोप में अब 2 और नई गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। पहली गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हुई है। तुफैल नाम के शख्स की यूपी एटीएस ने तुफैल को अरेस्ट किया, और वही दूसरी गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली से हुई है, सीलमपुर इलाके से हारून नाम के व्यक्ति की। इन दोनों का नेटवर्क भी भारत में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से मिल रहा है। यानी पाकिस्तान हाई कमीशन भारत में कुछ लोगों को पैसे का लालच देकर जासूसी का ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना रहा था। और इस बीच आपको बताते हैं, यूपी एटीएस के मुताबिक दिल्ली से हारून नाम के जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, सीलमपुर का रहने वाला ये हारून स्क्रैप का काम करता था। इतना ही नहीं, कुछ और जानकारियां जो सामने आ रही है। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के साथ ये मिला हुआ था। मुजम्मिल वही है जिसे भारत सरकार ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते निष्कासित किया। अब पाकिस्तान में आरोपी हारून की रिश्तेदारी भी है। पाकिस्तान जाने के सिलसिले में ही मुजम्मिल से मिला हारून,
जिसके बाद दोनों का संपर्क और बढ़ा। मुजम्मिल के साथ मिलकर हारून वीजा के नाम पर लोगों से पैसे लेने का काम करने लगा और उसके बाद बात आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई अहम सूचनाएं देने तक पहुंच गई। हारून ने वीजा दिलाने के नाम पर मुजम्मिल के लिए अलग अलग खातों में कई लोगों से पैसे जमा करवाए और फिर कमीशन के बदले मुजम्मिल के बताए हुए लोगों को वो कैश दे देता था। पूरी रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। तो इस गिरफ्तारी के तार भी पाकिस्तान के उच्चायोग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूपी एटीएस के मुताबिक हारून पाकिस्तान के उच्चायोग के उस कर्मचारी के संपर्क में था जिसके लिए कल ही भारत सरकार की ओर से संदिग्ध गतिविधियों के चलते भारत छोड़ने का फरमान जारी किया गया। उसका नाम मुजम्मिल हुसैन है और बताया जा रहा है कि जासूसों के नेटवर्क में उसने ही हारून की एंट्री करवाई। तो जासूसी के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद हारून को दिल्ली सीलमपुर से गिरफ्त में लिया गया। यहीं का रहने वाला है वो। एबीपी न्यूज की टीम जब उसके घर पहुंची तो उस पर लगे आरोपों को लेकर परिवार से बातचीत की। इस बीच हारून के परिवार की तरफ से तो बड़ा खुलासा कर दिया गया। हारून का परिवार बता रहा है कि हारून ने दरअसल एक शादी हिंदुस्तान में कर रखी थी और दूसरी शादी पाकिस्तान में कर रखी थी। दो शादियां की थी हारून ने। हारून की एक पत्नी पाकिस्तान की रहने वाली है और उसी से मिलने के चक्कर में पाकिस्तान जाया करता था हारून। मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद हारून के घर की। यहीं पर मोहम्मद हारून अपने परिवार के साथ सीलमपुर के ब्लॉक में स्थित इसी घर में रहता था और स्क्रैप का काम करता है। हारून की शादी मतलब क्या पाकिस्तान हुई? अभी माँ से बात की तो आपकी माँ का कहना है पाकिस्तान में हुई। एक शादी पाकिस्तान में हुई है बाद में, और पहली शादी जो है इंडियन में हुई है। नाम क्या क्या है? एक गस शवाना है जो पहली वाली पत्नी है, इंडियन है, और उसका नाम शिम्मी है। अच्छा, कब शादी हुई थी पाकिस्तान? पाकिस्तान में 2 से 3 साल हो गए होंगे, इसका कंफर्म नहीं है मुझे। वो यहीं पर रहती सिम्मी जो पाकिस्तान? वो पाकिस्तान में ही है। कहाँ पे पाकिस्तान में शादी हुई? ये गुजरावाला में। अच्छा, तो कैसे मतलब रिश्तेदार है हमारे वो। हाँ, रिश्तेदारी में फूफी रहती है हमारी। तो ये बताइए जो आरोप लग रहे हैं हारून के ऊपर कि वो पाकिस्तान उच्चायोग में जो मोहम्मद मुजम्मिल हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और तमाम जो जानकारियां हैं वो हारून ने उन तक पहुंचाई। जो खुफिया जानकारियां भारत की जो सुरक्षा के तहत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, ये जानकारियां हारून ने दी। ये आरोप मतलब पुलिस की तरफ से हारून के ऊपर लगा। ये सरासर गलत है। वो सिर्फ उसका यही था कि उसकी शादी वहाँ हुई है, उससे मिलने जाता था अपनी बीवी से, बस। बाकी और उसका कोई मकसद नहीं था और कोई। तो आप बता रहे हैं 2 से 3 साल पहले शादी हुई है, तो कब हारून का जाना पाकिस्तान होगा? इस साल गया है, 5 अप्रैल को गया और 25 अप्रैल को वापसी आ गया है। तो जो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है हारून, उसके भाई मोहम्मद शाहिद को आप सुन रहे थे। दिल्ली से तो ये हारून को पकड़ा गया है, वहीं वाराणसी से तुफैल नाम का व्यक्ति है, उसे अरेस्ट किया है। इन दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इन दोनों को आज लखनऊ में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनकी रिमांड मांगी जाएगी ताकि पूछताछ इनसे की जा सके और जासूसी के इस नेटवर्क को पूरी तरह डीकोड किया जा सके और हर जासूस और उसके हैंडलर को धर दबोचने तक जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस जांच में जुटी हुई हैं। दरअसल यूपी एटीएस के मुताबिक वाराणसी से पकड़े गए तुफैल पर कई दिन से नजर रखी जा रही थी। जब सारे सुराग और कड़ियां जोड़ ली गई तो जासूसी के नेटवर्क का पता चला और फिर तुफैल को गिरफ्तार किया गया। ये जो तुफैल है ये फेसबुक के जरिए फैसलाबाद पाकिस्तान में नफीसा नाम की एक महिला है उसके संपर्क में था। इसी नफीसा का जो पति है वो पाकिस्तानी सेना में है। तुफैल ने उसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी कई जगहों की अहम तस्वीरें भेजी। लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर जिनके संपर्क में था ये तुफैल। व्हाट्सएप ग्रुप पर वाराणसी के कई लोगों को तुफैल ने अपने साथ जोड़ा हुआ था। तुफैल पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीके लब्बैक का प्रचार करता था। उसके नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। तो ये पूरा तुफैल का कच्चा चिट्ठा जो अब खुलकर सामने आ गया है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, जरा दर्शकों को बैकग्राउंड बताइए, इस तुफैल पर कब से नजर थी सुरक्षा एजेंसियों की और किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ये आया और फिर आखिर में कैसे इसकी गिरफ्तारी मुमकिन हुई? बलराम।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर ये आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत के अंदर रह करके जासूसी कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से एटीएस ने तुफैल और मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है, आज उन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा लखनऊ के। इस वक्त हम उसी कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से तुफैल पर पूछताछ के दौरान गंभीर आरोप लगे हैं, बताया गया है कि तुफैल के मोबाइल में 600 पाकिस्तानी नंबर पाए गए और जिनके वो लगातार संपर्क में था। एक नंबर ऐसा था कि वो जो महिला थी वो एक सैनिक की पत्नी थी और ये निकल के आया कि वो जो सैनिक है वो पाकिस्तान का है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो लगातार पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था और भारत की कुछ जानकारियां जिस तरीके से उनसे साझा कर रहा था, उसको लेकर के जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। और लगातार एटीएस ने जब पूछताछ किया तो कई राज निकल के सामने आए। पता ये भी चला है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पर गजवाए हिंद और बाबरी का बदला और शरीयत लागू करने जैसे कट्टरपंथी और उकसाऊ संदेश पोस्ट करता था। और साथ ही सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है, उसमें साफ तौर से आरोप लगाया गया है कि जो पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन है तहरीके लब्बैक के नेता जो मौलाना साद रिजवी हैं, उनके भी जो बयान होते थे, जो वीडियो होते थे, वो भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। तो यानी कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, भारत की कई अहम जानकारियां वो साझा करता था। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से एटीएस इस पर नजर रखे हुई थी। और जब पुख्ता जानकारी मिली और पुख्ता दस्तावेज एटीएस के हाथ लगे तो उसके बाद तुफैल को गिरफ्तार किया गया। और इसके सहयोगी जो मोहम्मद हारून है, जो दिल्ली के अंदर स्क्रैप का कारोबार करता है और आईएसआई के लोगों के लिए जो फंड मुहैया कराता है, जो अब तक पूछताछ में निकल के सामने आया है, इसको लेकर के काफ़ी अहम जानकारी जो है वो एटीएस ने अपने पास इकट्ठा की है। और माना जा रहा है कि इनके जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, जो इनसे बरामद हुआ है, उसको भी फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा जांच के लिए, ताकि वो अहम जानकारियां निकल करके आ सकें कि आखिरकार इन लोगों ने भारत की कौन कौन सी जानकारियां पाकिस्तान को साझा की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोहम्मद हारून से पूछताछ के दौरान ये पता चला कि वो जो पाकिस्तान उच्च आयोग का जो कर्मचारी है मुजम्मल हुसैन, उसके संपर्क में था और उसी के लिए वो काम कर रहा था। हालांकि वीजा दिलाने के नाम पर कई खातों में उसने पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों को आईएसआई के जो एजेंट होते थे उनको देता था। तो कहीं ना कहीं एक फंडिंग का कारोबार भी मोहम्मद हारून करता हुआ नजर आया है। हालांकि पूछताछ में अभी कई अहम कड़ियां खुलना बाकी हैं कि किन किन लोगों के सहयोग से ये पूरा कारोबार चल रहा था, किस किस के संपर्क में, चाहे वो मोहम्मद हारून हो चाहे तुफैल हो, वो थे। तो हालांकि अभी जांच की जो सुई है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब एटीएस इन्हें कोर्ट में पेश करती है तो क्या रिमांड मांगती है, और रिमांड में अगर इन्हें लेती है तो किस तरीके से पूछताछ होती है और क्या कुछ पूछताछ में निकल के आता है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आपको बता दें कि अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ज्योति मल्होत्रा समेत, जिसमें कई अहम सुराग निकल के सामने आए हैं। और ये आरोप लगे हैं कि भारत की अहम जानकारियां पाकिस्तान तक भेजी जाती थी, उनको साझा किया जाता था और कहीं ना कहीं उनको लेकर के जो आतंकी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से की जाती थी पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसे में अब इन लोगों से किस तरीके की पूछताछ होगी, किस तरीके से आगे की जांच बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है आगे जांच बढ़ेगी और ये कड़ियां जो हैं वो जोड़कर आखिरकार कितनी गहरी ये पूरी साजिश जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ रच रहा था उसका पर्दाफाश होगा। बहुत धन्यवाद आपका बलराम इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में वाराणसी से गिरफ्तार मोहम्मद तुफैल और तुफैल के जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में तुफैल हरगिज शामिल नहीं था, वो इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते बात को। और अगर ऐसा उसने किया है तो फिर तुफैल ने जो किया है वो पाप है। पाकिस्तान को जासूस करने के आरोप में यूपी एटीएस ने मोहम्मद तुफैल को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। हम उसके जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है वहां से ठीक बाहर से हम कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं। इसके अलावा उनके जो मामा के लड़के हैं आप, और उनका नाम सकलेन है, हम उनसे बात करेंगे।
कल उसे गिरफ्तार किया गया है वाराणसी से। क्या कहेंगे, उसकी गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध, क्या कभी आपको लगा ऐसा? नहीं लगा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते थे कि वो सुबह निकलता है, काम पे जाता है, अपना काम करता है और रात को आता है। कभी अगर काम ज़्यादा होता था तो लेट नाइट भी होती थी। कहा जा रहा है कि 600 नंबरों के संपर्क में था वो, पाकिस्तान के एक महिला के भी संपर्क में था, गजवाए हिंद उसका सपना था, ये तमाम चीज़ें। तो कभी न कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, अगर आप लोगों की वो मानसिकता नहीं है तो उसकी विचारधारा एक अलग थी। कभी ऐसा लगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई अलग विचारधारा का व्यक्ति है वो। और वैसे जैसे नॉर्मल सारे लोग हम लोग रहते घर में वैसे ही रहते थे। अगर कभी बातचीत होती थी तो अपना घरेलू मामला पे बात होती थी। अच्छा, कभी उसने इस बारे में उसके क्या सपने हैं, वो क्या अपने अंदर सपने पाल के बैठा है, किस तरह की उसकी विचारधारा है, आतंकी संगठन के भी सोशल मीडिया पर किस तरह के लोगों से या किन किन लोगों से वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में है, इसकी कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो आपको घर वालों को इसकी कोई जानकारी है? परिजन हैं या आप लोग हैं, अफसोस है कि देश विरोधी गतिविधि? ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात बिल्कुल है। जहाँ एक तरफ हम सारे लोग देश के साथ खड़े थे, जहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर में के मामले में हो या किसी भी तरह के और आतंकवादियों के पक्ष में हम लोग कभी नहीं हो सकते, कि ये एक गैर इंसानी मानवता के खिलाफ काम है। तो इसमें कैसे कोई साथ दे सकता है? इसने एक बड़ा पाप किया है, क्योंकि देश विरोधी ये बिल्कुल पाप का काम है, बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ बिल्कुल काम है कि और कभी हम लोग ऐसे का जो है इस तरह के लोगों का ना ही सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही कभी किए हैं, ना ही आगे कभी कर सकते हैं। तुफैल पर पाकिस्तान को अहम जानकारी भेजने के साथ ही एक आतंकवादी संगठन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप भी है। मल्होत्रा के बाद एक और पाकिस्तानी जासूस को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। जी हां, यूपी एटीएस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी के इसी आदमपुर क्षेत्र से मोहम्मद तुफैल को दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि देश की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को वह सीधे पाकिस्तान से साझा करता था। पाकिस्तान के तकरीबन 600 नंबरों के वह संपर्क में था। इसके अलावा वहां की एक महिला से भी वह सीधे तौर पर संपर्क में था, जिसका पति पाकिस्तानी सेना में बताया जा रहा है। तहरीके लब्बैक एक आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में प्रतिबंधित था, उसका वीडियो वो सोशल मीडिया पर साझा करता था। इसके अलावा जो भारत की बात बता दें तो भारत के यहाँ के ही राजघाट हो, नमो घाट हो, रेलवे स्टेशन हो, इसके अलावा ज्ञानवापी से जुड़ी हुई जो जानकारियां था वो सीधे पाकिस्तान को पहुंचाता था। और ये तमाम जो गतिविधियां हैं उसकी वो संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद यूपी एटीएस ने उस पर बड़ी कार्रवाई की। वो इसी इलाके में रहता था। देखिए ये क्षेत्र हम आपको दिखा दें, पीछे की जो तस्वीर हम आपको दिखा दें कि ये यहाँ से ही चंद मीटर की दूरी पर वो रहता था और यहाँ से ही यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोचा है। इसके अलावा एक और बात हम बता दें कि बाबरी विध्वंस का बदला लेने की बात हो, देश में शरीयत कानून लागू करने की बात हो, साथ ही साथ वो एक बदला लेने की जो नीयत हो वो उसके मानसिकता में झलकती थी। और इसी सब बातों के आधार पर ये माना गया कि वह कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। इसी आधार पर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। जल्द इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, एक बार फिर से बांग्लादेश की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल। बिल्कुल देखिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने अभी हाल ही में वहां के तमाम जो छात्र संगठन है उनके साथ एक बैठक की थी और कई राजनीतिक दलों के साथ उनकी बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसका कारण ये दिया जा रहा है कि देश के जो मौजूदा हालात हैं बांग्लादेश के, उस हालात में वो इस पद पर आगे नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि देखिए, मोहम्मद यूनुस अपना पद स्वयं नहीं छोड़ना चाहेंगे, ऐसी कोई मजबूरी होगी तभी वो अपना पद छोड़ेंगे, क्योंकि
जिस तरह के हालात मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में पैदा कर दिए, वहाँ की जनता में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जल्द चुनाव की मांग लगातार बांग्लादेश में की जा रही है और वहाँ के तमाम जो प्रमुख पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मांग की गई इस साल के अंत तक दिसंबर तक बांग्लादेश में चुनाव होने चाहिए। चुनाव कराने की मांग और उसका दबाव मोहम्मद यूनुस पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जिन उम्मीदों के साथ वहां पर तख्ता पलट में छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया था, तख्ता पलट हुआ था 5 अगस्त को, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा बदलाव बांग्लादेश में देखने को नहीं मिला है। लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो मोहम्मद यूनुस पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे हालात में इस तरह की स्थितियां बनी है कि मोहम्मद यूनुस अपना पद छोड़ सकते हैं और उसकी इच्छा उन्होंने खुद से जताई जरूर है। हालांकि ये उनकी इच्छा बाहरी दबाव के कारण भी हो सकती है, जो कि वहां की जनता का दबाव मोहम्मद यूनुस पर है कि जल्द चुनाव कराया जाए। दिक्कत आ गई है, कुछ कनेक्शन एकदम से कट गया है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर विशाल पांडे की तरफ से दी जा रही थी। जल्द इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस।